नमस्कार, ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि है तापसी उपाध्याय जी, जो विशेष तौर पर जो है उनका चेहरा देख के ही आप समझ सकते हैं किस तरह जो है वो परिचित चेहरा है। बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से प्रसिद्ध जो है वायरल गर्ल कहे या जो आज की चर्चित एक फेस तापसी जी मेरे साथ उपस्थित है और मैं सीधे उनके पास जाऊंगा और सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ये सम्मान के लिए और इस सहयोग के लिए और इस इंटरव्यू के लिए जिसकी वजह से हमें बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं और जो मिशन पे हम निकले हैं उस मिशन को उन लोगों के साथ साझा करने का जो ये मौका मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तापसी जी, जो मिशन है हम उस पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले तो थोड़ी जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। हालांकि लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी हम खुद आज आपसे थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बीटेक पानीपुरी वाली यह जो नाम है, किसने चुना है? इस नाम को किसने चुना? ये नाम मैंने ही चुना। देखिए, जो ये बीटेक पानीपुरी वाली है ये एक सोशल स्टार्टअप था। सोशल स्टार्टअप मतलब हमने उसे दो सोशल काम के लिए किया था। एक तो विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, और दूसरा कैसे स्ट्रीट फूड जो है हमारा इंडस्ट्री उसको रेवोल्यूशनाइज किया जाए हेल्दी, वीगन और अफोर्डेबल हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड देकर। तो जब हम इसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब कर रहे थे उसमें हमें लगभग 8 महीने लगे। तो वो करने के वक्त हमने बहुत सारे नाम सोचे थे कि ये रखें, वो रखें, अपना नाम रखें, क्या रखें कि सोशल स्टार्टअप को हम स्टार्ट करें। तो एक दिन जब हमारा ये प्लानिंग पूरा हो गया, स्ट्रैटेजाइजिंग पूरा हो गया और जो पानी पूरी हमने हेल्दी बेक करके बनाया, ज़ीरो ऑयल, एकदम उसके ट्रायल्स पूरे हो गए, तो मैंने उसको प्रैक्टिकली ट्रायल दिया अपने कॉलेज में। मेरे कॉलेज का फेस्ट था उस दिन, दिवाली का फेस्ट। मैंने वहाँ एक नॉर्मल स्टॉल लगाया, किसी को कुछ नहीं बताया कि ये जो पानी पूरी है ये कुछ रिसर्च के साथ आता है, ये कुछ प्लानिंग के साथ आता है। मैंने सिर्फ नॉर्मल वो प्रैक्टिकली ट्राइड मैं वहाँ पे किया। हाँ, कि कैसे मेरे जो खुद के ही कॉलेज के बच्चे हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहेगा इसको खा के। काफ़ी प्रैक्टिकल ट्रायल्स हम कर चुके थे, लेकिन मैंने वहाँ एक स्टॉल लगाया, ऐसा एक टेबल पे स्टॉल लगाया अपने खुद के एक्सपीरियंस के लिए भी कि कैसे मुझे फील होगा जब मैं सड़क पर खड़ी रहूँगी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होकर। तो मैंने अपने कॉलेज के फेस्ट में वो स्टॉल लगाया, सब ने खाया और मेरे प्रोफेसर्स, मेरे बैचमेट्स ने कहा बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती है, बीटेक पानी पूरी वाली बन जा। तो मैंने सारे लिस्ट में जो नाम लिखे थे उसको कट करके सिर्फ बीटेक पानीपुरी वाली रखा। मैंने कहा इस नाम से इसको शुरू करेंगे। नाम मिल गया, टेस्ट हो गया और बढ़िया अप्रिसिएशन मिल गया, अब इसी से शुरू करते हैं। मतलब आपका सोच व्यवसाय तो था ही, लेकिन साथ ही एक सामाजिक स्तर पर जो है जो नॉर्मली लोगों को किस तरह निकाल कर लाया, स्ट्रीट फूड जो है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, यह सोच आपने। हाँ बिल्कुल, कैसे हेल्दी प्रैक्टिसेस और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, कैसे हम अफोर्डेबिलिटी के साथ हेल्थ भी सर्व कर सकते हैं, वो नोशन के साथ हमने ये फूड स्टार्टअप किया, जिसकी शुरुआत पानी पूरी से हुई, लेकिन उसके बाद हमने n नंबर ऑफ फूड निकाला उसमें और लोगों को ही नहीं, स्पेशली हमने महिलाओं को सशक्त बनाया। हमारी जो स्टॉल्स हैं वो सब महिलाएं चलाती हैं। जो टीम, जो शुरुआती जो टीम थी, कौन कौन थे आप लोगों के साथ और किस तरह का जब शुरुआती दौर में जो था कुछ टफ था या कुछ चैलेंजिंग मूवमेंट था? अगर था तो वो अभी शेयर करने के लिए मैं आपको। देखिए, चैलेंजेस के बारे में मुझे बहुत पूछा जाता है और मेरी हर जर्नी में चैलेंजेस होते हैं, ये बखूबी सब जानते हैं। हर किसी की जर्नी में चैलेंजेस होते हैं, बिना चैलेंजेस के कुछ नहीं, बिना ऑब्स्टिकल्स के कुछ नहीं। तो शुरुआती दौर से लेके अभी तक भी चैलेंजेस तो बिल्कुल आए, लेकिन वो कभी भी चैलेंजेस जैसे लगे नहीं, क्योंकि लोगों का भरपूर सहयोग मिला, प्यार मिला, समर्थन मिला। और इतना सब कुछ जब मिलता है ना आपको, तो आपको एक मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बहुत आसान लगने लगता है, क्योंकि आपको तब महसूस होता है कि आप अकेले नहीं, आपके साथ सब हैं। तो कोई भी काम बहुत आसान हो जाता है जब लोगों का समर्थन मिलता है। शुरुआती दौर से ही मुझे बहुत समर्थन मिला, प्यार मिला लोगों का, तो मुझे चैलेंजेस कभी चैलेंजेस की तरह लगे नहीं। और दूसरा,
शुरुआती दौर से कौन, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहा। उसने अपना बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन वो हमेशा से मुझसे छोटा है। जो भी मैंने किया उस हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। मेरी फैमिली मेरी बैकबोन है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला जो इस, या कोई परिवार जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं उन सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपने घर की बच्चियों के लिए उनकी बैकबोन बनिए, उनको समर्थन दीजिए, उनको जो करना है जीवन में करने दीजिए, उनको वो आज़ादी दीजिए। तो वो मेरे शुरुआती दौर से ही मेरे साथ रहे। और एक संदीप चौधरी हैं जो 8 साल से मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया, उनका बहुत समर्थन रहा। और शुरुआती दौर से ही अभी तक हमारा जो है सारा काम ये एक टीम की तरह रहा। इस स्टार्टअप का जब आपने स्टार्टअप किया तो जो हमें लगा आपका वीडियोस देख के कि शायद आपने अपने परिवार वालों को, सभी को शायद जानकारी नहीं दी थी, तो उन्हें कब जानकारी मिली और किस तरह का वो मूवमेंट था और क्या उन्होंने आपसे कहा, थोड़ा इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैं ना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा हर क्लास में फ़र्स्ट आती थी। मैंने 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, मैंने IIT JEE क्वालिफाई किया बिना कोचिंग के। तो मेरे घर वाले मुझे IAS बनाना चाहते थे। मैं मेरठ से हूँ, तो जब भी वहाँ कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है कि मुझे ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, ये समस्या सुधार करना है, तो वहाँ उसको एक सपना दे दिया जाता है IAS बनने का। IAS बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे भी वही दिया गया और उसके लिए मैं बहुत ओरिएंटेड थी कि हाँ ठीक है, मुझे UPSC सिविल सर्विसेज करना है, IAS बनना है। घर वालों का भी सॉर्टेड था कि ये IAS बनेगी ही पक्का। लेकिन जब हमने अपनी UPSC सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी करने के बाद 21 साल होने का 3-4 महीने का वो जो वक्त था, उसमें समय अपने साथ बिताया, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है आपको देश की सेवा करने के लिए या कुछ बदलाव लाने के लिए आपको IAS ही बनना है। तो वो रियलाइजेशन से हमने वो रिफ्यूज़ किया और हमने अपना खुद का मार्ग खुद बनाने की कोशिश की। तो हम बीटेक पानीपुरी वाली के फूड इंडस्ट्री में सबसे पहले बदलाव लाएंगे करके ये सोशल स्टार्टअप की नींव रखनी शुरू करी। और हमने स्टार्ट भी कर दिया, हमने डिज़ाइनिंग किया, हमने उसको पूरा प्लान किया, मार्केट स्टडी किया, सारे 4 P's पे बिज़नेस के काम किया। और उसके बाद हम जब बाहर निकले तो कुछ दिन के बाद ही एक आर्टिकल प्रिंट हुआ और एक वीडियो वायरल हुआ कुछ ही दिन में कि कैसे हेल्दी पानीपुरी बनाई जा रही है और लड़की एक स्ट्रीट पे बुलेट से, बाइक से, स्कूटी से उसको लेकर आती है कार्ट को और सड़कों पे खड़े हो। तो ये मेरे पापा ने देख लिया और वो दिल्ली आ गए और आके पूछे कि तुम ये क्या कर रही हो। तो मैंने कहा, अब मैं उन्हें क्या जवाब देती, तुम तो यहाँ IAS बनने आई थी, तुम ये क्या पानीपुरी बेच रही हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप रुकिए और आप मेरे साथ चलिए और आप मेरे साथ एक दिन खड़े होइए जब मैं जाऊंगी और उसके बाद हम बात करेंगे। तो वो मेरे साथ गए और उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग उस चीज़ को सराहा रहे हैं कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ हेल्थ इंडस्ट्री में काम हुआ है और किस तरह के लोगों का उस चीज़ के लिए रिएक्शन है। तो वो मेरे पापा को बहुत पसंद आया कि इसने बदलाव करना चुना था, IAS बनना नहीं, और वो बदलाव ये कहीं से भी कर सकती है। तो ये पापा को खुद ही समझ में आ गया और फिर उसके बाद वो लास्ट में जाते जाते बोले कि तुम तो पागल हो, जो मर्जी करोगी, रोकने से भी नहीं रुकोगी, तो करती रहो, फिर जो करना है, हम जा रहे हैं। अब क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, उन्होंने हमेशा से हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। जो भी लाइफ में करना है हमेशा मुझे करने दिया, पढ़ने दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी रही हूँ, तो मुझे हर चीज़ में बहुत आज़ादी मिली, तो मैं यहाँ हूँ। मेरे पंख मैं फैला पाई क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे वो आज़ादी दी और वो समर्थन मुझे घर से मिला। अभी उनका रिएक्शन वही है। परिवार की महिलाएं क्या कहती हैं? ओ क्या कहेंगी वो बेचारी, वो उनका वही है कि हमारे बीच में देखिए सब लोग ना, मैं महिलाओं के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप भी वही करिए जो आपका मन कहता है। आप भी सच में उसी चीज़ में आगे बढ़िए जो आप दिल से करना चाहती हैं। आप पर समाज क्या थोपता है उसके साथ जाना ज़रूरी नहीं। उसके साथ आपको अगर जाना ही है तो फिर आप सवाल मत करिए उन महिलाओं पर या उंगली मत उठाइए उन महिलाओं पर जो उस नॉर्म्स को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। उनका समर्थन कीजिए और उनको भी प्यार दीजिए कि आप नहीं तो कोई और सही कर तो रहा है ना। और आप सब भी घर से निकलिए, उन नॉर्म्स को ब्रेक करिए और समाज में आगे बढ़ के समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए आप जिस भी
विषय में, जिस भी किसी भी रीजन में, एरिया में, डोमेन में जो भी आप कर सकती हैं आप करिए, आगे बढ़ के करिए। आपका और एक रूप देखा जाता है, बुलेट लेकर आप निकल पड़ती है। तो ये बुलेट का शौक कब से आपका शुरू हुआ, और कुछ खास इंसिडेंट हो तो एक बार शेयर करने के लिए अनुरोध करूँगा। देखिए, मैं बचपन से ही ना बहुत कुछ अलग अलग नया नया करना पसंद करती थी। मैंने कराटे स्पोर्ट्स में, मैंने जैसे बताया, मैं एकेडमिक्स में भी अच्छी रही, मैं डांस भी करती थी, सिंगिंग करती थी, क्वायर में हमेशा रहती थी। तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो खुद से मिलती चली गई, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज़ पाना चाहती थी। और उसी तरह से बुलेट बाइक का मैं जब देखती थी कि कैसे जो हमारे समाज में पुरुष हैं वही सिर्फ किसी वाहन का प्रयोग करते हैं, कैसे मेरे सिर्फ पापा ही चला के बाइक जाते हैं। और मुझे ये बताया गया, मेरी मम्मी को भी मेरे पापा ने बाइक चलाना सिखाया था कभी उनके टाइम में। तो मुझे समझ में आया कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी चीज़ महिला और पुरुष दोनों के लिए समान है। कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी वाहन, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं और जो मन में आता है वो करूं, जो सीखना चाहती हूं वो सीखूं। और जो भी पुरुष हमारे समाज में करते हुए आप दिखेंगे किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल, वो मैं आगे बढ़ चढ़ के करती हूँ। तो मैंने 9th क्लास में जब मैं थी अपने पापा की बुलेट चलाना स्टार्ट किया, जो पुराने वाली है 80s के मॉडल की, जिसकी गियर भी दूसरी तरफ होते हैं, मैंने उसी से चलाना स्टार्ट किया। और स्पेशली मैं बताऊँगी कि ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ नहीं बाय गॉड्स ग्रेस कि मुझे कोई चोट खानी पड़ी हो, लेकिन मैं बस बेधड़क निकल जाती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ अगर गिरूँगी पढ़ूंगी तो भी तो मैं ही सीखूंगी ना, तो मैं आगे बढ़ चढ़ के ये करती हूँ। लेकिन अभी जब हम संपूर्ण भारत यात्रा को कर रहे हैं तो अलग अलग जगह में हमें जाना पड़ता है और अलग अलग टेरेन्स होते हैं। तो जब मैं पहले दिन ही पहली वीडियो बना रही थी, पत्थर के आने से बाइक मेरा गिर गया और पैर में, वो नया बाइक था एकदम नया, लेके दूसरे दिन ही उसको चला के वीडियो बनाना था और सामने से पत्थर आके उस पर स्लिप हुआ। तो मैंने ना बाइक को बचाने के चक्कर में और मैं वहीं रह गई कि मेरी नई बाइक को चोट ना लगे और मेरे पैर में थोड़ी चोट लग गई, अभी उसका थोड़ा दर्द रहता है। ये एक इंसिडेंस हुआ, लेकिन पिछले, मैं बता रही हूँ 9th क्लास से, तो लगभग आप मान लीजिए 7-8 साल से मैं बाइक चला रही हूँ। तब से मेरे साथ ऐसा कोई ट्रैजिक इंसिडेंस नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों का रिएक्शन होता है जब मैं बाइक चला के चलती हूँ, वो इसलिए नहीं कि कोई महिला बाइक चला रही है, शायद वो इसीलिए कि एक महिला वो जो ऐसी दिखती है वो बाइक चला रही है। वो रिएक्शन बहुत ही मेरे लिए एक्सपीरियंसिंग होता है और बहुत ही अनुभवी होता है। अपने शहर में जब बाइक चला के आप पहले जब निकली होगी, आप 9 की जब बात करें, तब वहाँ गांव या शहर जो भी हो, वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था? जब मैं 9th में, हाँ, तो मेरा 9th में ना, मुझे लगता है कि जब मैंने बुलेट बाइक चलानी स्टार्ट करी पूरे मेरठ शहर में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कितनी महिलाएं तब? वही बता रही हूँ कि पहली मैं ही थी शायद। मेरे पापा बताते हैं कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में मेरठ में किसी को बुलेट चलाते हुए नहीं देखा, बाइक दूसरी चलाते हुए देखा, लेकिन बुलेट नहीं, और वो भी इतनी कम उम्र में। तो मेरे जो कोचिंग थे या स्कूल थे या मैं कहीं भी जाती थी तो मैं बुलेट बाइक उठा के अपना जाती थी। तो सब लोगों का रिएक्शन ऐसा होता, वो देखो बुलेट बाइक, बुलेट गर्ल, बुलेट क्वीन, ऐसे ऐसे करके मुझे सब बुलाने लगे थे। फिर मेरे 12th के बाद मैं बैंगलोर चली गई तो सब लोग थोड़ा थोड़ा भूल गए, लेकिन अब पूरा देश देख रहा है तो पूरे देश को पता है कि कैसे इस अवस्था में जो मेरी है, कितने कम, मेरा बहुत वेट कम है, तो सब पूछते हैं तुम्हारा वेट कितना है, उसके 4 गुना लगभग बुलेट का वेट है। तो कहते हैं कैसे उसको संभालती हो। तो वो कुछ नया रहता है, कुछ अलग रहता है। बल्कि महिलाएं, वैसे तो हालांकि महिलाएं तो बुलेट आजकल और क्या जवाब क्या आने लगे। जवाब ये रहता है कि देखिए, आपको कुछ भी करने के लिए ना ज़िंदगी में, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि मैं कोई बुलेट जैसी बाइक चला रही हूँ, ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए, आप रॉकेट उड़ाएं, आप फ्लाइट उड़ाएं, आप माउंटेन पे चढ़ें, आप ज़िंदगी में कुछ भी करें बड़े से बड़ा, उसको करने के लिए आपको बिल्कुल फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। परंतु जो उससे बढ़कर कुछ है वो है हौसला, संकल्प और आपका वो करेज जो आपको आगे लेकर जाता है, और जिस पर मुझे लगता है कोई हौसला बड़ा, हाँ, हौसले बुलंद होने चाहिए। बाकी तो हाइट वेट उस सब से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा जो भारत की यात्रा आप जो कर रहे हैं, इस बारे में भी हम जान लेना चाहेंगे। यह जो यात्रा आपने शुरू किया है, एक्चुअली इसका मूल उद्देश्य क्या है और अभी तक जो पड़ाव हुआ है, कहाँ कहाँ तक पहुँची है?
देखिए, हमने ये जो यात्रा है संपूर्ण भारत यात्रा, ये शुरू किया बुलेट बाइक से, मेरठ से। मेरठ क्रांति की धरती है और वहाँ 1850s में जो रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो आप जानते हैं, आज़ादी के लिए। तो मैं कहती हूँ कि ये एक और रेवोल्यूशन, एक और क्रांति के लिए मैं निकली हूँ मेरठ से, उसी क्रांति की धरती से। और ये रेवोल्यूशन इस बार है आज़ादी के लिए, उन बीमारियों से, उन दवाइयों से, उस आज भी जो हमारी आज के दौर में भी हमारी वो आज़ादी नहीं है, वो जो हमारी मजबूरी है, वो जो हमारा डर है, उस सब से, उसके लिए मैं ये निकली हूँ। और ये हमारा मोस्ट एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन इन द वर्ल्ड है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण, हेल्थ लिटरेसी को लेकर, उनका खुद का स्वास्थ्य है, कैसे हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों ना हम हेल्थ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ भी बढ़ें। और दूसरा है हमारा यूथ एम्पावरमेंट और क्लाइमेट एनिमल क्रुएल्टी। तो ये 4 हमारे मेजर की एस्पेक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी, जिस पे हम स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, क्योंकि वही हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। और हमारा देश सशक्त बनता है जब हमारे देश की महिलाएं और युवा सशक्त बनता है। तो ये उसका उद्देश्य है। मेरठ से शुरू किया, मेरठ, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज बिहार में, सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, मलबाजार नॉर्थ बंगाल में, उसके बाद सिक्किम, गैंगटॉक, मंगन, लाचेन, गुरदोनमार्ग लेक, लाचुंग, चुंगथांग, रेनॉक, रोंगली, जुलूक, उसके बाद नामची और रिंचनपोंग, ये सब हम सिक्किम में करके आए। और फिर हमने आसाम में एंट्री किया, लोअर असम से कोकराझार, बोंगाईगांव, नालबड़ी, गुवाहाटी, नौगांव, तेजपुर, बुशवनाथ, चराली, अभी तिनसुकिया में है, लेकिन इसके बीच में अरुणाचल भी किया। तो ईटानगर, जीरो, पासीघाट, परशुराम कुंड, डोंग, वेलोंग और नामसाई से अभी हम हैं तिनसुकिया। इतने सारे नामों को आपने गिनवाया, याद कैसे रहते हैं इतने सारे नाम? देखिए, मैंने भी बचपन में यही पढ़ा था कि हम अपने दिमाग का बहुत कम प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रैक्टिस है या आपका जो डेली आपका लाइफस्टाइल है, आप वो कैसा उस चीज़ को कैसे जी रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, कि कुछ भी याद करना मुश्किल बात नहीं। तो ऐसे ही हो जाता है, एक एक जगह जाती हूँ, इतने अच्छे लोग मिलते हैं, इतना समर्थन मिलता है, इतना प्यार मिलता है, तो जगह के नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। इतने जगह का आपने जो भ्रमण किया है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? और विशेष इस जर्नी के दौरान अगर कोई खास बात हो तो वह भी आपको शेयर करने के लिए मैं। तो इस जर्नी में मैं अकेले निकली थी। मैंने कहा मैं क्रांति की भूमि से क्रांति करने निकली हूँ, तो मैं बिल्कुल अकेले निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना समर्थन, लोगों का इतना प्यार, इतना जुड़ाव हर जगह मिलेगा। और वही हुआ। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं तो अनेकों लोगों ने समर्थन दिया, अनेकों लोगों ने प्यार दिया, अनेकों लोगों ने मिशन हेल्दी भारत को अपना मिशन बनाया और उससे अपना जुड़ाव दिखाया और यहाँ तक हमें पहुँचाया। सच में हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। ख़ास बात ये है कि मैं कहती हूँ, मैंने बताया कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमें बहुत आराम से याद रहती है, लेकिन मेरी डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी को लेकर अभी हुई है वो ये है कि दिस मूवमेंट, दिस मिशन इज़ द ट्रू एसेंस फॉर डेमोक्रेसी, वेयर इट सेज दिस इज़ by the people, of the people, for lovely animals and mother nature। तो वो बखूबी हमने अभी तक प्रूव किया है, लोगों के सहयोग से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, प्यारे जानवर और माँ प्रकृति के लिए। तो ख़ास बात यही है कि ये जो मिशन है यहाँ तक पहुँचा सभी के सहयोग से। लोग हमें अपने घर में रुकाते हैं या फिर हमारा रहना कहीं अरेंज करते हैं, होस्ट करते हैं, सर्किट हाउस, उनके गेस्ट हाउस या कॉलेज गेस्ट हाउसेज, या लोगों के बहुत अलग अलग लोकल लोगों के घर पे हमें रहने के लिए मिला। हमारे पास एक बाइक है जिसे मैं चला रही हूँ और एक थार है गाड़ी 4 व्हीलर, उसमें फ्यूल भी लोग डलवाते हैं और हमारा भोजन वो भी, मतलब नेतृत्व आप बुलेट लेकर ही कर रही हैं? हाँ जी। तो और मैं आगे आगे बुलेट से चलती हूँ, पीछे पीछे 3 लोग मेरे साथ गाड़ी में होते हैं। तो रहना, हमारा खाना और हमारी गाड़ी का फ्यूल, और यहाँ पे हमारे और भी प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं, उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन सब लोगों से आता है। सब ऑर्गेनाइजेशंस, लोग, इतने प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे से समर्थन दे रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जहाँ हम भारत को बदलते हुए देख सकते हैं।
आपका खान पान भी कुछ अलग है जो हमें जानकारी मिली है, तो थोड़ा इस बारे में जान लेना चाहूँगा। घर का ही माहौल ऐसा है या आपने खुद निर्धारित किया है अपना खान पान है, या जो खान पान आप रखी है, थोड़ा इस बारे में भी मैं अपने दर्शकों को बताने के लिए अनुरोध करूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि थैंक यू सो मच इतने अच्छे से रिसर्च करके आने के लिए। बहुत कम रिपोर्टर्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो वेल प्लान वेल रिसर्च्ड होते हैं कि मेरा खाना कैसा है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। तो आपने ये सवाल किया, बहुत ही अच्छा, बखूबी मैं इसका आंसर करना चाहूँगी कि आप जो जीवन में पढ़ रहे हैं या आप जो जीवन में सीख रहे हैं, उसके मायने तब तक कुछ भी नहीं है जब तक आप उसको अपने चरित्र में ना उतार लें। जब तक आप उसको अपनी धारणाओं में, अपनी उसकी जो विशेषता है वो तब तक आपके थॉट प्रोसेसेस में नहीं दिखेगी, तब तक उसके कोई मायने नहीं। तो मैंने जो पढ़ा वो मैंने अपने जीवन में उतारा, अपने चरित्र में उतारा। तो इसीलिए जो मेरा खान पान है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ डाइटिक्स भी हूँ। जो मेरा खान पान है वो वहीं से आता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या आपके लिए बना है और क्या आपके लिए नहीं बना है। तो मैं एक सात्विक वीगन लाइफस्टाइल जीती हूँ। तो पशुओं से आने वाला जो उन पर हिंसा होकर कोई भी पदार्थ आता है, खाना है, वो मैं नहीं खाती हूँ। उसका किसी भी तरह से मेरे भोजन में या मेरे किसी भी लाइफस्टाइल में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरा, सात्विक, तो मैं योग, ध्यान, इस सब के लिए सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करना चाहूँगी कि ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। योग, ध्यान, शिक्षा और शिक्षा का आपके विचारों में दिखना, ये सभी आपको बाकी सब नॉर्मल लोगों से अलग बनाता है। तो मेरा जीवन शैली ही वैसी है कि मैं एक सात्विक वीगनिस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करती हूँ और मेरा फूड भी वैसे ही रहता है। मैं योग करती हूँ, ध्यान करती हूँ, फिजिकली एक्टिव रहती हूँ और बहुत कुछ करती हूँ। आपको क्या लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूँकि आप जागरूकता फैला ही रही है, तो आपको क्या लगता है बीमारी जो है हम खाने के तौर पर ही कहीं गलत जो खाना है खाकर ही कहीं बीमारी को ही हम खुद एक्सेप्ट कहीं तो नहीं कर रहे, या जो खाना ही है मूल कारण तो नहीं हमारी बीमारी का? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि जो हमारा भोजन है वो मूल कारण है हमारे स्वस्थ रहने का या हमारे अस्वस्थ रहने का। क्या आपने सुना है, जैसा अन्न वैसा मन, वॉट यू ईट इज़ वॉट यू बिकम। तो आप क्या बनते जा रहे हैं वो आप नहीं, बल्कि आपका भोजन डिसाइड करता है, आपका खाना डिसाइड करता है। अगर आप ओबीज होते जा रहे हैं, आप किसी भी तरह की हार्ट डिजीज़ेस डेवलप कर रहे हैं, आप कैंसरस होते जा रहे हैं या आप डायबिटिक होते जा रहे हैं, ये सारा जो भी आपका हेल्थ इश्यूज़, क्राइसिस या इसको जो भी आप कहें, ये जो बढ़ रहा है, ये जो आप बन जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये आपके जीवन में लिखा था होना, ये इसलिए क्योंकि आपका जो आज का भोजन है वो आपका कल डिसाइड कर रहा है कि आप कल क्या बनेंगे। जो आप खाएंगे आप वही बनेंगे। जैसा आपका अन्न होगा वैसा ही आपका मन भी होगा। व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू बिकम ही होगा। तो आप अगर बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हम बनते जा रहे हैं, तो हमारा शुगर इनटेक, जो रिफाइंड शुगर है, वो इनटेक हमारा इतना हाई हो गया है कि रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड ने ये जारी किया कि हर एक स्कूल में एक बोर्ड लगाना है इंग्रेडिएंट्स को लेकर कि उसमें शुगर कंटेंट किसी भी पैक्ड फूड का कितना है। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर 3 में से 2 बच्चे ओबीज होते जा रहे हैं। तो इसका कारण ये नहीं कि हमारे जीवन में ऐसा कभी लिखा ही था या ऐसा ही होना था, बल्कि इसका कारण यही है कि जो आप खा रहे हैं वो आप बन रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कितना शुगर इंटेक आपका होना चाहिए, कितना हाई सॉल्ट इंटेक, कितना पैकेज फूड नहीं है, पैक्ड जंक है, प्रोडक्ट है, तो वो आपके भोजन में कितना है, कितना आप पशुओं पे आधारित भोजन करते हैं, ये सब जो भी आपका भोजन है ये कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आपको देखना होगा कि आप क्या बन रहे हैं उस सब को खा के, वो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। मूल आधार भोजन ही है। चूँकि खाने की ही बात कर रहे हैं और अब तिनसुकिया उपस्थित हुई है और एलएनबी में चूँकि खाने का जो व्यवस्था है, तो चलिए इनका भी फीडबैक ले लेता हूँ। इनका खाना कैसा लगा? खाना बहुत बढ़िया है यहाँ का, और सबसे तारीफ़ वाली बात ये है कि तिनसुकिया जैसी जगह में, जहाँ पे मैं कहती हूँ कि एनिमल किलिंग और एनिमल ईटिंग जो हो रहा है उसको एकदम बाय साइड करके यहाँ एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो खोल के रखा है, और इतनी भारी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं और खाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय बात है कि लोग उस चीज़ को समझ भी रहे हैं।
और उसके साथ चल भी रहे हैं, और उन सभी खाने वाले लोगों को जो अच्छा खाना दिया जा रहा है यहाँ इस रेस्टोरेंट में, और इस चीज़ की जो मेंटेनेंस है, इसको अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, वो भी अपने आप में बहुत सराहनीय है। मैंने खुद यहाँ पे भोजन किया। मुझे यहाँ जब जैसे हमने कहा कि लोग हमें खाना खिलाते हैं, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आकर और भोजन करने का। तो हमने इस चीज़ को खुद से रियलाइज़ किया कि यहाँ जो फूड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और खाने का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, और प्योर वेजिटेरियन खाना है जो शाकाहारी है, शाक से आता है। तो एक मस्ट विज़िट प्लेस, अगर आप तिनसुकिया या आसपास में रहते हैं या कभी भी तिनसुकिया विज़िट करते हैं, तो यहाँ आना एक आपके लिए अच्छा विकल्प है भोजन करने के लिए। क्योंकि स्ट्रीट वेंडर की बात आप सोचती है, और तिनसुकिया में जो दिख रहा है मुझे, और जो हम समाचार संग्रह करते हैं, आज यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स की जो है हालत काफ़ी अच्छी नहीं है। उनकी दुकानें जो है काफ़ी दुकानें हटा दी गई है, और यह हाल सिर्फ तिनसुकिया में ही शायद नहीं, अलग अलग स्थानों में है। सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए आर्थिक क्षेत्र में, इनको डेवलप करके इनको आर्थिक क्षेत्र में देश का एक विकल्प चुना जाए, या जो हमारी सरकार है अभी तक वह सोच नहीं ला पाई है। तो जो हमारी सरकार है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या क्या कहेंगे आज स्ट्रीट वेंडर्स की जो परिस्थिति है उस पर? देखिए, यहाँ पे मेरा मैसेज दोनों के लिए ही होगा, एक सरकार के लिए और दूसरा वो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए। हमारे भारत में जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करती है जहाँ पे उन्हें अफोर्डेबिलिटी चाहिए, है ना। उन्हें लैविश नहीं, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि उनको भोजन चाहिए जो कम दर में हो। और उन्हें, मुझे लगता है उन्हें स्वास्थ्य की भी उतनी चिंता नहीं जितनी चिंता उन्हें कि हमें अगला भोजन बस मिल जाए, उसकी है। तो स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री हमारे भारत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उन सभी नागरिकों के लिए जो अफोर्डेबिलिटी पर जी रहे हैं, जिनको कम दर पे खाना चाहिए। तो ये मैसेज मेरा स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए है कि आप अगर एक स्ट्रीट फूड वेंडर हैं और आपके पास एक विकल्प है ये जानने का कि कैसे आप जो स्ट्रीट फूड पे वेंडिंग कर रहे हैं, भोजन जो लोगों को पहुंचा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, उसको कैसे आप सेहतमंद बनाएं, उसको कैसे आप हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करके बनाएं, कैसे आप उसकी अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ जो उसकी गुणवत्ता है खाने की उसको भी बढ़ाएं। तो ये चीज़ स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए है। और जो आपका प्लास्टिक कंजम्पशन है, मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कि जो आपका प्लास्टिक कंजम्पशन और वो प्रोडक्शन है लोगों को खाना देने के लिए, उस पर भी आप थोड़ा काम करिए। तो आप भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे देश में ही नागरिकों को आप सर्व कर रहे हैं, तो देश की चिंता आपको बखूबी होनी चाहिए पूर्ण रूप से कि कैसे उस प्लास्टिक को भी रिड्यूस किया जाए और कैसे हम अपने खाने की गुणवत्ता को बढ़ाएं, उसको हेल्दी बनाएं, अफोर्डेबल बनाएं और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का पूरा ख्याल रखें। क्योंकि जैसे ही लोग एक इनकम दर में आ जाते हैं तो वो स्ट्रीट फूड खाना बंद कर देते हैं, और उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हाइजीन मेंटेन ना होने का, है ना। तो अगर आप एक स्ट्रीट फूड वेंडर हैं तो आप ये सारी प्रैक्टिसेस को अपनाइए, ये आप ही के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा मैसेज सरकार के लिए है कि देखिए, ये जो स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री है ना, जब मैं अपनी पानी पूरी की रिसर्च कर रही थी तो लगभग 600 करोड़ का एक मार्केट है मेरे ख्याल से, जो अभी भी होल्ड करता है स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री में सिर्फ पानी पूरी वेंडर्स की। तो ये अपने आप में बड़ा नंबर है, और अगर सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स की बात करी जाए तो वो बहुत ही बड़ा नंबर निकल के आएगा। ये आंकड़े बड़े हैं तो ये समस्या किस तरह अगर दिखाई देगी तो ये समस्या भी बड़ी है, और अगर इसका समाधान किया जाए तो समाधान भी बड़ा होगा। तो वो इंडस्ट्री जिस पे हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है, उस पे हमें पॉलिसी मेकिंग, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उस सब में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स के स्टॉल्स हटा दिए जाते हैं, मैं मानती हूँ कि वो एनक्रोचमेंट में होता है, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक एरिया वेंडिंग जोन के नाम पर हमें ज़रूर बना कर देना चाहिए, और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए स्पेशली हो सकें कि कैसे वो कुछ हेल्दी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा लोगों तक पहुंचा सकें, जिसकी वजह से हमारा जो समाज है, हमारे जो बाकी नागरिक हैं जो इस पर रिलाय करते हैं, वो अस्वस्थ ना हों। ये सब खाने की वजह से अगर वो अस्वस्थ होंगे तो उसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर बजट बढ़ जाएगा, जो कि सरकार पर ही एक अपने आप में बर्डन की तरह होगा। तो उस पर पहले से ही काम किया जाए, वेंडिंग जोन बनाए जाएं और नागरिकों का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित खाने की जानकारी और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए दिए जाएं। ये दोनों मैसेज है।
और एक चीज़ जो आपने ही कहा कि बीटेक अभी शायद आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, हो गया। हो चुका है, तो आगे का सोच क्या रखती है? क्योंकि आप एक अच्छी स्पोक पर्सन है, समाज की सोच रही है, तो कहीं यह तो हम नहीं मान ले कि आने वाला जो भविष्य रहेगा आपको हम एक राजनीति के क्षेत्र में एक नेता के तौर पर देख पाए, राजनीतिक जो क्षेत्र है उसके ज़रिए आप लोगों की सेवा करें, इस तरह का भविष्य हम सोच सकते हैं, या आप क्या सोचती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज छोड़कर आई। क्यों आई? क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए किसी सिस्टम का पार्ट बनना ज़रूरी नहीं, या कुछ बनना ज़रूरी नहीं। आप जो हैं, जहाँ से हैं, आप वहीं से कर सकते हैं। तो मैं पॉलिटिकल जो आपका विंग है उसको भी उसी तरह से देखती हूँ। अगर भविष्य में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो हम उस पर सोच विचार ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगी या बताना नहीं चाहूँगी, या मैं इस तरह से इस चीज़ पे अभी कोई अपनी राय लेकिन नकार नहीं सकती हो। क्योंकि मैं भविष्य नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ अपने आज पे काम कर सकती हूँ। और आज मेरा ये कहता है, आपने कहा मैं एक अच्छी वक्ता हूँ, मैं अच्छी स्पोक्स पर्सन हूँ, तो अगर हमारे पास समाज में अच्छे स्पोक्स पर्सन अवेलेबल हैं तो उन स्पोक्स पर्सन, उन वक्ताओं की ज़रूरत हमें हर एक विंग में है, हर एक सेक्टर में है, कि हर एक सेक्टर आगे बढ़ पाए और हर एक सेक्टर को हम इस तरह से देख पाएँ कि वो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहा है। तो स्पोक्स पर्सन अगर हमारे देश में है, मेरे जैसे और भी युवा हैं, तो ज़रूरी नहीं सबको पॉलिटिकल लीडर ही बनना है। आप कुछ भी बनिए, किसी भी सेक्टर में रहिए, अच्छे स्पोक्स पर्सन बन के वही बदलाव लेकर आइए। पर जो आपके दिल से आता है ना, आप वही करिए। और एक चीज़ मैं जान लेना चाहूँगा, जो शुरुआत आपने किया है, जो पानी पूरी के दुकान आज एक ब्रांड हो चुका है, बीटेक पानी पूरी वाली, तो यह ब्रांड जो है कहीं आने वाले समय में क्या सोचती है? एक नेटवर्क के तौर पर क्या जो है एक शुद्ध जो है व्यंजन या शुद्ध आहार प्रस्तुत करने के लिए इसको पूरे भारत में एक नेटवर्क की तरह क्या आप कल्पना कर सकती है, या क्या मान के चले आने वाले समय में सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहेगी ये दुकान, या हम तिनसुकिया में भी देख सकते हैं? देखिए, दिल्ली के बाहर तो ये पहले से ही जा चुकी है, ब्रांड भी ये पहले से बन चुकी है, परंतु जब बात होती है कि मैं देख पाऊँ कि भारत में हर जगह पर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हो और स्वास्थ्य खाना मिले, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करके बनाया जाए और वो कम दर में भी अवेलेबल हो, तो मैं उसे बहुत दूर तक देखती हूँ। और मैं उसे ऐसे नहीं कि वो बीटेक पानी पूरी वाली के ब्रांड से ही अवेलेबल हो, मैं उसे कुछ इस तरह से देखती हूँ कि हर एक जगह पे क्यों ना एक बीटेक पानी पूरी वाली खड़ी हो जाए, क्यों ना एक बीटेक पानी पूरी वाला कोई खड़ा हो जाए, जो कुछ भी, ये ब्रांड नेम है, लेकिन हमारे युवा खड़े हो, उठे और समाज की ये जो कुरीतियाँ हैं, ये जो समस्याएं हैं, इन पर काम करें। तो मैं इसे बहुत दूर तक देखती हूँ कि हर जगह एक तापसी खड़ी हो जाए, हर जगह में एक तापसी हर एक समस्या पे काम करे और हमारे भारत देश में बदलाव लेकर आए। तो ज़रूरी नहीं है कि बीटेक पानी पूरी वाली के नाम से ही हो, लेकिन कहीं पर भी बीज डाल दें, वो वहीं पे कहाँ उग जाए पता नहीं, पर हर जगह पे इस तरह से बदलाव आने से वो एक बहुत इम्पैक्टफुल भी होगा। काफ़ी समय लिया हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और एक दो चीज़ों पर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा जी। नाई की दुकान, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आज की जो शिक्षित युवा पीढ़ी है अक्सर सोचते हैं कि हम ये करें ये ना करें, लेकिन तरीका अगर बदल जाता है। अगर नाई की दुकान से हम शुरू करें, अगर एक गांव में देखें आप एक नाई की दुकान, और उसी को मॉडिफाई करके आज ब्यूटी पार्लर बना दिया गया है और उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी दी गई है, और युवा पीढ़ी आज पूरे दिल से काम कर रहे हैं, खुशी से काम कर रहे हैं। तो जो व्यापार है आज, छोटे छोटे व्यापार को क्या इस तरह क्रिएटिविटी उसमें लाकर आज हमारे युवा पीढ़ी को क्या जोड़ने की और अधिक भविष्य में संभावना है, या यह जो मैं एग्जांपल दिया इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अलग अलग जो क्षेत्र है, छोटे छोटे जो व्यापार जो हमारे युवा पीढ़ी जुड़ना नहीं चाहते, किस तरह की संभावना है, और हम जो आज के जनरेशन है क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में? आपको लगता है रोजगार की जो समस्या है इससे कितनी समाधान हो सकती है? अब यहाँ पे दो सवाल हैं। आपने कहा कि रोजगार की समस्या, और आपने कहा वो छोटे व्यवसाय। तो
छोटा और बड़ा व्यवसाय तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नंबर्स में होता है। आप जो दिल से करना पसंद करते हैं, हो सकता है आपको बाल काटने पसंद हो, आपको गोलगप्पे बनाने पसंद हो, पानी पूरी, आपको खाना बनाना पसंद हो, आपको खेलना पसंद हो, आपको कुछ भी करना पसंद हो सकता है ना, आपको कुछ बनाना पसंद हो, कुछ गाना पसंद हो, कहीं डांस करना पसंद हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो कलाएं हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी है या हमारा जो पैशन है, अगर हम उसको दिल से फॉलो करते हैं तो कुछ छोटा या बड़ा नहीं रह जाता। जब आप उसको दिल से फॉलो करेंगे तो क्रिएटिविटी खुद ब खुद बाहर आएगी कि कैसे आप जो बाल काट रहे हैं वो किस तरह से क्रिएटिवली काटे जा सकते हैं, या जिस जगह पर आप उसको कर रहे हैं वो जगह कैसे बदल सकती है और लोगों के लिए एक नए रूप में प्रकट हो सकती है। तो ये सब अपने आप हो जाता है जब आप दिल से किसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो आपके अंदर से आता है। वो व्यवसाय छोटे से बड़ा कब बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं, मैं इसे एक चीज़ और जोड़ लेना चाहूँगा, शायद आप समझे नहीं मेरा जो विषय है, कि आज नाई का दुकान जो है उसको मॉडिफाई करके इस तरह का एक व्यापार, एक बड़ा बिजनेस कर दिया गया कि लोग आज भले ही वो पान दुकान के बगल वाले नाई दुकान में काम करना नहीं चाहे, लेकिन अगर इस बिजनेस को अपग्रेडेड किया जाए तो वहाँ लोग सीखने जाते हैं पैसे देकर। तो आपने भी जो किया है, आपसे इंस्पायर होकर लोग खोलेंगे, उनका खुद का खोलने का इच्छा ना भी हो तो इंस्पायर होकर शायद खोले, और बिजनेस को हम आज किस ऊंचाई तक ला सकते हैं इस तरह के बिजनेस को। हाँ बिल्कुल, वही मैं उसी की बात करने वाली थी कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब कोई भी चीज़ इस लेवल पे पहुँच जाती है, जब उसको लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि बीटेक पानी पूरी वाली, जब आपको दूर से लोग पहचानने लगते हैं, तो फिर बाकी के लोग जो कहीं गुमसुम बैठे हुए थे इस चीज़ को ये सोच के कि लोग नकार देंगे अगर मैं वैसा करूँगा, वो उठने लगते हैं, उनमें हिम्मत आने लगती है उस चीज़ से जुड़ने की, उसमें काम करने की। तो उसमें व्यवसाय में अपने आप एक बढ़ोतरी होती है, एक बढ़ावा मिलता है। और दूसरा, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोज़गारी की, तो मैं अभी जो अपना युवा पीढ़ी देख पा रही हूँ उसको मैं देख पा रही हूँ इग्नोरेंस में। एजुकेशन हम ले रहे हैं, अभी आप देखेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इसीलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो इसलिए ज़्यादा है कि पढ़ने के बाद भी वो जो डिग्री का कागज़ है हम लिए घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल्स की कमी है, क्योंकि हम कुछ अपनी कला प्रकट नहीं कर सकते, हमें कुछ क्रिएटिव करना नहीं आता, हमें कुछ इनोवेटिव करना नहीं आता, और जिसकी डिमांड है। अदरवाइज़ तो एआई का ज़माना है, आप कितनी ब्यूटीफुल, कितनी एडवांस प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एआई को एक कमांड दो, उससे हो जाएगा। कितना अच्छा आर्टिकल लिखते हैं वो भी हो जाएगा। बट जो ह्यूमन स्किल्स हैं, जो ह्यूमनली कैन ओनली बी डन बाय ह्यूमंस, वो उन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम देख पाएंगे आने वाले समय में कि जो लोग हैं वो अपनी ही इनोवेशन, अपनी ही क्रिएटिविटी से अपना खुद का व्यवसाय कर रहे होंगे, और अपने ही लिए ही नहीं बल्कि बाकी के लोगों के लिए भी आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को वो जनरेट कर रहे होंगे। चूँकि बीटेक आपने कंप्लीट कर लिया है, अब क्या आगे क्या सोच रही है? बीटेक कंप्लीट हो गया, पढ़ाई हो गई, अपना एक डिग्री मिल गया समाज को दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है हमारे पास डिग्री है, और दिखता कोई नहीं है। बस बशर्ते कि उस चीज़ को आपको तब तक दिखाया जाता है, तब तक उसे आप ले नहीं लेते कि आपको वो करना है करना है करना है, लेकिन वो डिग्री लिया तो क्यों? अब मैं आपको इसके बाहर आके एक बात बताती हूँ कि जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी वो एक्चुअल में ये थी कि कैसे हमारे जो यंग माइंड्स हैं, जो हमारे युवा हैं, हम उनको शिक्षा देकर कैसे उनका दिमाग को खोल दें और उनको हर एक विषय की बात बता दें, हर एक विषय की जानकारी दे दें कि वो अपने जीवन में अपने वाई को, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड करके अपनी मर्जी से वो आगे बढ़ सके, अपनी मर्जी का वो कार्य कर सके। लेकिन क्या आज की शिक्षा हमें वो दे रही है? अगर हमें शिक्षा से वो मिल रहा होता तो हमारे पास इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। अब वो जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली वो कहीं लुप्त होती जा रही है, इसीलिए हमें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हर एक व्यक्ति अपने लायक ज़रूर बन जाता है अगर वो फाइंड कर ले कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे अपने जीवन में क्या पैशन को फॉलो करना है, मैं किस में अच्छा हूँ। तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए, और मैं आजकल बहुत सुनती हूँ कि जॉब लेने के लिए, तो नौकरी लेने के लिए। इसका मतलब जो शिक्षा है वो हमें
नौकरी लेने के लिए दी जा रही है या हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब नौकर बनने के लिए कहीं ना यह सोच क्यों लोगों में रहता है कि अक्सर माँ बाप भी यही सोचते हैं कि इन्हें एक बिजनेसमैन के तौर पर आगे लेके जाना है, या इस तरह का सोच नहीं रखते, किसी को इंजीनियर बनाना, किसी को डॉक्टर, इसी तरह का नौकरी का ही क्यों सोच जो है, या जो वर्षों वर्षों से चलती आ रही है, और या जो सोच है इसको जो विशेष तौर पर परिवार वालों से यह सोच सृष्टि होती है, पैदा होती है, तो इसे कितनी बदलने की आवश्यकता है, और खुद का व्यवस्था खुद करने के लिए जो परिवार वालों की जो भूमिका होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करने के लिए किस तरह की भूमिका होना चाहिए, उनके लिए मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज दोनों के लिए है। फिर से, एक तो जो शिक्षा दे रहे हैं और जो शिक्षा देने के लिए उन्हें घर से भेज रहे हैं, तो घर वालों से, परिवार से और उन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो वो शिक्षा दे रहे हैं, दोनों ही अगर अपना रोल बखूबी निभाएं तो हमारे पास कोई भी युवा, कोई भी, यकीन मानिए, कोई भी युवा अशिक्षित, कोई भी युवा अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। तो परिवार को ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो बच्चा है ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते कि आप उसको सही राह दिखाएं। आप उस पर प्रेशर ना दें कि तुझे इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग कर, कॉमर्स पढ़, IAS बन, सरकारी नौकरी ले। अगर आप उसको नौकरी लेने के लिए ही शिक्षित कर रहे हैं तो उसको शिक्षित मत करिए। नौकरी तो वैसे भी मिल जाती है, 10, 5, 20, 25, 30, 50 हज़ार की थोड़ा बहुत सीख के नौकरी मिल जाएगी। इतना पैसा मत वेस्ट करिए अपना शिक्षा दिलाने के लिए। अगर आपको उसको सच में कुछ बनाना है, जीवन में आगे बढ़ाना है, तो आप उस बच्चे को सही ज्ञान दीजिए कि तुझे पढ़ के वो करना है जिसमें तू सच में अच्छा है। और ये नौकरी वाला, नौकर बनाने वाला अपने बच्चे को जो आपकी मानसिकता है वो आप छोड़ दीजिए। अगर बच्चों को नौकर ही बनाना था तो क्यों इतना पैसा लगा रहे हो, क्यों इतना उसका समय बर्बाद कर रहे हो? नौकर तो वो वैसे भी बन ही जाएगा, अशिक्षित भी नौकर बन जाता है। तो उसको ज्ञान दीजिए, उसको शिक्षा दीजिए, और ज्ञान और शिक्षा अपने आप में बहुत उच्च होते हैं। शिक्षा अपने आप में बहुत उच्च प्रस्थान है। अगर उसकी तरफ प्रस्थान किया जाए तो बच्चा अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकता, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमारे भारत देश में ही कितनी डिस्कवरीज हुई हैं। तो वो इसीलिए नहीं, अगर वो डिस्कवरीज करने वाले लोग के माँ बाप उनको कहते कि तुझे नौकरी लेनी है, तुझे पढ़ना है नौकरी करने के लिए, तो वो इतनी सारी डिस्कवरीज हमारे भारत में नहीं हो पाती। और हम भारतीय हैं, हम वैसे भी बाकी के आसपास के अपने लोगों से बहुत एडवांस होते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो उसका इस्तेमाल करिए और सही डायरेक्शन में मूव करिए। और पेरेंट्स, स्पेशली यू, अपने बच्चे को नौकर नहीं बल्कि उसको सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन देके वो बनने दीजिए, वो हासिल करने दीजिए जिसमें वो बेहतर कर सकता है। आपने पानीपुरी की दुकान जो है सोशल एक्टिविटी के लिए शुरू की, एक अवेयरनेस का प्रयास किया है, आज आप पूरे भारत की भ्रमण कर रही है। नेक्स्ट क्या, अगला स्टेप क्या रहेगा समाज में जागरूकता फैलाने? तो ये संपूर्ण भारत यात्रा ही अपने आप में 1.5 साल का है, 1.5 ईयर लॉन्ग। तो अभी तो सोचने समझने का उतना वक्त नहीं कि हम अभी क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट तो हम नागालैंड जाने वाले हैं, मणिपुर जाने वाले हैं, मिज़ोरम, 5 रिमेनिंग सिस्टर्स। लेकिन हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। अभी दूसरा इनिशिएटिव है ये संपूर्ण भारत यात्रा। एक और इनिशिएटिव होने वाला है, ये अवेयरनेस की तरह है और वो एग्जीक्यूशन की तरह होगा। तो अभी मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही साझा कर सकती हूँ कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहने वाला है। और ये 1.5 साल की यात्रा अगले साल जब दिल्ली में ख़त्म हो जाएगी तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट को फिर अनाउंस करेंगे। अब पापा क्या कर रहे हैं, घर द्वार छोड़ के पूरे भारत घूम रही हो, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मेरे माँ बाप जो है ना, मतलब वो मेरे लिए बिल्कुल भगवान स्वरूप ही हैं। क्योंकि उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, जितना मुझे प्यार दिया, और कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई लड़की हूँ या लड़का हूँ या कोई जेंडर बायस्ड चीज़ें भी होती हैं, तो वो बहुत अपने आप में एडमायरेशन है मेरा उसके लिए। और मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते हैं, जब मैं कभी परेशान होती हूँ थोड़ा बहुत, मेरी आवाज़ से उन्हें पता चल जाता है, तो मम्मी बोलती हैं क्या खाना नहीं खाया? मैंने कहा खा लिया, जबकि मैं पूरे दिन नहीं खाई होती हूँ। तो बोलती हैं जब भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कहीं लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सीधा घर आ जाना। हम यहाँ बैठे हैं, सीधा सब छोड़ के घर आ जाना,
और किसी बात की परेशानी नहीं है, कोई चिंता मत करना, सीधा घर आ जाना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और भी हमारे पास बहुत समाज सेवक हैं, तुम ही नहीं हो। और थोड़ा वही है कि थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा अपने आप को वक्त दो, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हमेशा मेरे पापा भी मुझे यही बोलते हैं। और मेरे जो चरित्र में आप देखेंगे ना, मेरी विचारधाराओं में जो चीज़ें आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे परिवार से ही मिलती हैं। मेरे पापा ने ही मुझे कहा कि बेटा तुम ज़िंदगी में कुछ भी करना पर किसी का दिल नहीं दुखाना। दूसरा जो मुझे हमेशा याद रहता है वो ये कि इतना शिक्षित करो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें हर इंसान की ज़रूरत होती है। हम मिलजुल के सब काम करते हैं, लेकिन कभी किसी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम खड़ी हो, तुम ये समझ लेना कि तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुमने अपने आप पर काम नहीं किया। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाना, इतना शिक्षित बनाना कि तुम लोगों के लिए काम आ सको, ना कि तुम अपने काम के लिए नौकरी ढूंढने दूसरों के पास जाओ। तो ये भी मुझे मेरे कहीं ना कहीं घर से ही मिलता है। अच्छा, ये जो अच्छा आप भाषण देती है, किस उम्र से आपने शुरू की और कोई खास कारण था क्या जब आपने पहला कोई स्पीच दिया हो, कुछ याद है क्या? और उस दौरान का जो मोमेंट है, मैं थोड़ा अगर याद हो तो शेयर करने के लिए। मैं बचपन से ही ना, मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज करे हैं। मैं किसी एक स्कूल में नहीं पढ़ी कि होता है ना बच्चे को बचपन में एक स्कूल में डाल दिया, अब स्टेबिलिटी के साथ पूरा ज़िंदगी उसी में निकल जाएगा, वैसा नहीं। मैंने हर एक साल में या 2 साल में अपना स्कूल बदला। और लकीली आई डोंट नो कि मेरी क्या ऐसी खासियत रही कि मैं हर एक स्कूल की क्वायर में, जो असेंबली में लीड करते हैं ना, उसमें खड़ी होती थी। तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। लेकिन मैं सभी के लिए ये बताना चाहूँगी कि अगर आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका पढ़ना, आपका सीखना, हर एक दिन कुछ नया जानना। और दूसरा, जब आप उसको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना उतना ही ज़रूरी है जितना उसको पढ़कर हासिल करना। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो ना, तो आप बेधड़क कुछ भी बोल पाते हो। और आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको बोलना ज़रूरी है। आप कुछ भी बोलो। आप अगर अपनी लाइफ में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको शुरू में टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और अगर आप वो बोलना चूज़ नहीं करोगे तो आप कभी ज़िंदगी में इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। तो पहले बोलना चूज़ करो। कुछ भी बोलो, गलत बोलो, सही बोलो। आज गलत होगा, आज उस पर काम करो, कल वो सही हो जाएगा। पर देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हर दिन सीखते रहो, हर एक दिन इम्प्रूवमेंट करते रहो, तो बन जाओगे ऐसे। मुझसे भी अच्छे अच्छे वक्ता और स्पोक्स पर्सन हैं। हालांकि कई राज्यों में आपने भ्रमण किया है, लेकिन एक ऐसे राज्य से भी आप भ्रमण करके आ रही है जहां सूरज सबसे पहले निकलता है, सूर्य का दर्शन सबसे पहले होता है इस राज्य में। और क्या लगता है कि अन्य राज्यों से कुछ खास इसमें आपको दिखा? अरुणाचल हो, असम हो, यहाँ किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ की रिसोर्सेज जो है, इसको लेकर आपने जो देखा, जो समझा, अभी तक आपको क्या लगा पूरा जो असम या अरुणाचल का रिसोर्सेज है, इस बारे में मैं थोड़ा। यहाँ मेरे पास कुछ बातें हैं बताने के लिए। एक तो ये है कि आपने कहा कि हर एक राज्य में, अभी अरुणाचल, असम, तो मैंने बताया मैं कितनी राज्य में होके आई हूँ, लगभग 6 हो गए। हर एक राज्य की अपनी एक अलग खास बात है और हर एक राज्य को खास उसके खास लोग बनाते हैं। वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं उसको वो खास बनाते हैं। अरुणाचल की अगर स्पेशली बात की जाए तो अरुणाचल में जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बहुत दिल से मैं जिस चीज़ से कनेक्ट कर पाई, वो था वहाँ का 80% फॉरेस्ट कवर। और वहाँ का हर एक ट्राइब का, वहाँ कहा जाता है कुछ 26 मेजर ट्राइब्स हैं, तो वहाँ हर एक ट्राइब का अपना खुद का एक कल्चर, अपना एक खुद का नया ट्रेडिशन और उसकी वहाँ की खुद की अलग भाषा की जो डाइवर्सिटी है वो मुझे बहुत पसंद आई। और वहाँ मुझे लगता है कि मैंने भारत में और जगह काफ़ी भ्रमण किया है, तो ये वहाँ का कुछ यूनिक पार्ट है जहाँ आपको 120-40 भाषाएं सिर्फ एक राज्य में ही अलग लोग अलग अलग बोलते हुए मिलेंगे। दूसरा है असम। तो असम में जो वार्म वेलकम किया जाता है, जो यहाँ अतिथि देवो भव, वो सच में प्रैक्टिकली जो फॉलो किया जाता है, इट्स अमेजिंग। मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। यहाँ के लोग जो आपका भव्य स्वागत करते हैं और अतिथि देवो भव को पूरी तरह से आपके सामने वो
पूर्ण रूप से रख देते हैं, वो है यहाँ की सबसे खास बात असम की। बात की जाए रिसोर्सेज की, देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और असम और अरुणाचल में कीपिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल हियर, मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका बहुत स्कोप है, और यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल स्केल बिग स्केल स्टार्टअप्स हो सकते हैं जो हमारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कल्चर ट्रेडिशन से आते हैं या हमारे लोकल रिसोर्सेज से आते हैं, उससे आप बहुत सारे व्यवसाय कर सकते हैं। स्मॉल स्केल बिग स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। थोड़ी इनोवेशन, थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ आप उसे पूरे वर्ल्ड में लेकर जा सकते हैं। पहले भी असम आई है? मेरा 7 सिस्टर्स में पहली बार आना हुआ। बाहर से क्या सोच रही थी, असम को कैसे आप देख रही थी, या इसके प्रति सोच क्या थी, और यहाँ आने के बाद क्या सोच में कुछ बदलाव आया या क्या मानती है? देखिए, जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने असम को पढ़ा था, मैंने 7 सिस्टर्स को पढ़ा था, लेकिन जो आप पढ़ते हैं किताबों में, कहते हैं कि आप किताब पढ़ लेंगे तो पूरा विश्व देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके अनुभव काफ़ी अलग होते हैं जब आप उसको ग्राउंड रियलिटी पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैंने पढ़ा था कि असम जो है हमारा बहुत रिच है कल्चर में, बिहू वहाँ पे सेलिब्रेट होता है, वहाँ के डांस फॉर्म और वहाँ का जो रिवर है, काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़ा था, क्योंकि सारे नेशनल पार्क हमें पढ़ाए जाते हैं। वो जब मैंने जाके एक्सपीरियंस किया ना, वो अलग ही अनुभव होता है, और वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि किताब में पढ़ा हुआ तो आप भूल सकते हो, पर जब आप अपने भारत देश का भ्रमण करते हो ना, और सामने से उसको एक्सपीरियंस करते हो, विटनेस करते हो, तो वो आप कभी नहीं भूलते हो। तो ये मुझे लगा कि मैंने एक अलग ही नया अनुभव किया है पहली बार 7 सिस्टर्स में आके। किताबों में जो पढ़ा वो बखूबी यहाँ देखने के लिए मिला भी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो लोगों के साथ यहाँ बातचीत करके, उनके घरों में रह के, उनका ये सम्मान देखकर जो मुझे अनुभव हुआ है अपने भारत के नागरिकों को देखकर, वो मुझे लगता है मुझे एक अलग पहचान देता है कि मुझे भारत के रहने वाले नागरिकों से मिलकर भारत के बारे में जो एक अलग ही अनुभव, अनुमान हुआ है उसका। जी, तापसी जी, सवाल अगर पूछते रहे तो समाप्त नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी आपने समय दिया है, और कोशिश करेंगे कि आगे भी समय मिले तो ज़रूर आपसे एक और इंटरव्यू ले, और जो दौरा रहा है किस तरह का रहा है और थोड़ी जानकारी ले। अंत में मैं जो हमारे विशेष तौर पर महिलाएं जो है, महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ज़रिए? मैं मैसेज एक बार आपसे ले लेना चाहूँ। केवल महिलाओं के लिए? क्योंकि विशेष तौर पर आप महिला है और आपसे सीखने के लिए या आप काफ़ी मोटिवेट कर सकती है। अगर दूसरों के लिए भी है तो वह भी ले लूँगा, लेकिन पहले महिलाओं के लिए। देखिए, मेरे लिए ये थोड़ी सी विचारधारणा अलग है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक महिला हूँ और मुझे महिलाओं को ही एक मैसेज देना चाहिए या उन्हीं को मोटिवेट करना चाहिए, ये उन्हीं को इंस्पायर करना चाहिए, तो हम यहाँ पे खुद से ही एक समाज में गैप बना देते हैं कि हमें बाहर जो दूसरे लोग हैं महिलाओं के अलावा, वो मुझसे ना सीखें या मैं उनको मैसेज ना दूं। उनके लीडर्स अलग हैं, उनको सिखाने वाला अलग है, मोटिवेटर अलग है। तो सभी के लिए मेरा मैसेज रहता है कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, यू वर्क फॉर इट, गो फॉर इट लाइक क्रेजी। आप लोगों की परवाह मत करिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप बस बढ़ते जाइए, करते जाइए और जीवन में सक्सेसफुल होते जाइए और अलग अनुभव करिए, सीखिए, बढ़िए, गिरिए, पर करते रहिए। यू नेवर गिव अप, डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट, कीप डूइंग, कीप पुटिंग एफर्ट्स, कीप अचीविंग, कीप बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जो समय दिया, और काफ़ी जानकारी हमें खुद आपसे लेनी थी, और शायद कुछ नया सवाल भी था जो लोगों को जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्पेशली इतने सारे सवाल करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू रहा और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो नेक्स्ट रिपोर्टर्स मुझे मिले वो भी कुछ इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करें, इंटरव्यूज़ करें, जिससे कि एक वास्ट ऑडियंस के पास हमारा एक सही मायने में सही जवाब और सही मैसेज पहुँच पाए। तो आपका बहुत धन्यवाद इंटरव्यू करने के लिए, और सभी का बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जी जी, धन्यवाद। और काफ़ी लंबा ज़रूर इंटरव्यू रहा, लेकिन काफ़ी अहम सवाल थे, काफ़ी अहम जानकारी हमें इनसे लेनी थी। जी, तो MHB वाली
MHB मिशन हेल्दी भारत। अगर आप देखेंगे MHB वाली के नाम से तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उन्हें भी थोड़ा फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज़ द काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जी, हमारा भी रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यह जो पेज है, और आगे भी प्रयास रहेगा कि इनका जो दौरा रहे हम इनसे वीडियो थोड़ी कलेक्ट करके अलग अलग राज्यों की आप तक पहुँचाएँ। यह प्रयास भी हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।